Nirmala Sitharaman is criticized and there are so many memes. क्या हम टैक्स पेयर को कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं? और कुछ नहीं तो क्या हम उसको एयरपोर्ट में एक लाइन आगे बढ़ा दें? तो टैक्स पेयर को खुशी होगी कि यार मैं टैक्स दे रहा हूँ। अगर वो मान लो हॉस्पिटल में कहीं जाता है, कुछ चीजें फ्री मिल जाएं। क्या पैटर्न आप अलग देख रहे हैं Gen Z में when it comes to them handling finance? जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी पैसा निकाल रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर एसआईपी बंद कर रहे हैं। जहां भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है वहां हमें डिसीजन थोड़ा स्लो लेना चाहिए, जैसे कि शादी करने से पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाउ कैन दे सेव मनी? पहले कभी एल के लिए भी काम करते थे, बहुत काम करना पड़ता था वहां पर, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि संडे को भी काम करो, तो आपने नहीं, बहुत ऑन काम द किया। कॉन्ट्रेरी ये बहुत ऑपोजिट है। जब लॉस होता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली हम ह्यूमंस ऐसे बने हुए हैं। क्या स्टॉक मार्केट भी हर किसी के लिए है? बाइंग वर्सेस रेंटिंग, क्या उसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसे कंसिडर करना चाहिए? ऐसी गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले तो क्या वो सही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ओवरशेयरिंग विद द झुमरू। आज आपको बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजेस मिलने वाली है, स्पेशली अगर आप अपनी फाइनेंस की जर्नी जो है शुरू करने वाले, अगर आप एक जेंजी हैं, जेंजी में कैसा पैटर्न देखा जा रहा है, क्रिप्टो के बारे में कुछ डिस्कशन होंगी, टैक्स, स्टॉक, ये सब कुछ की बातें आज हमारे साथ होने वाली है, बिकॉज वी हैव विद अस एसेट योगी। मुकुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स आपके फैंस आपको जानते हैं, लेकिन जो मेरे ऑडियंस है जिन्होंने शायद इनको नहीं देखा होगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है आपने नहीं देखा होगा, तो ये पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और अब तो एक कमाल की ऐप के साथ भी आए। सबसे पहले वो ऐप के बारे में बताएं। अच्छा, इनफैक्ट हाँ, मैंने थोड़ी सी जैकेट भी पहनी है उसकी। तो उसको विडफिन बोल रहे हैं हम। इट्स कॉल्ड वीडियो फाइनेंस ऐप, सो विडफिन इन शॉर्ट। तो वहाँ पे हम स्टॉक रिकमेंडेशंस करते हैं, कोर्सेज करते हैं, सेक्टर एनालिसिस, फाइनेंशियल इंसाइट्स, ऑल बंडल्ड इनटू वन वेरी अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन। तो जनरली फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और अगर आप किसी एनालिस्ट के पास जाते हैं जो इस तरीके के रिकमेंडेशंस करते हैं या कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, ये सब बहुत महंगी होती हैं। तो हम वही 3-3.5 हज़ार रुपए में आपको सब कुछ ही दे देते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी थिंक दैट इट्स अ गुड अफोर्डेबल सोल्यूशन। लवली। जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसमें निकल कर आया कि आप पहले कभी एल के लिए भी काम करते थे, हाँ, दैट्स करेक्ट। तब भी लेकिन बहुत काम करना पड़ता था वहां पर, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि संडे को भी काम करो, तो आपने नहीं, बहुत ऑन काम द किया है। कॉन्ट्रेरी ये बहुत ऑपोजिट है। अच्छा। एक्चुअली एलएनटी में जब हम जॉब करते थे, हम तो ये सोचते थे कि यार काफ़ी सरकारी कंपनी है, तो वहाँ इतना कोई प्रेशर हमने देखा नहीं। तो मे बी शायद वो, इनफैक्ट बाय द वे, वो एसएन सुब्रमण्यम मेरे फ्लोर पे ही बैठते थे ओ। जब मैं, हाँ, ही यूज्ड टू बी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। अच्छा। तो वो बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज एक डिवीजन होता था, उसको हेड करते थे। तो हम लोग सेम ही फ्लोर पे बैठते थे। ही इज़ अ वेरी वेरी एनर्जेटिक गाय। वो मुझे पता है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। बट एलएनटी का अगर आप ओवरऑल कल्चर देखोगे तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि 90 दिन कोई काम कर रहा है, बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा तो नहीं ना आपने हम्म, इसलिए छोड़ी जॉब की वहां बहुत ज्यादा प्रेशर था एंड यू नहीं वांटेड नहीं। टू डू द स्टेयरिंग जॉब ड्यूरिंग द वीकेंड? उल्टा था एक्चुअली, उल्टा था प्रेशर आपको, बिल्कुल नहीं था। आपके लिए इजी था। व्हिच ईयर डिड यू लीव इट इन? 2010। हाँ, 2010। सो आई वर्क देयर फ्रॉम 2008 मिड टू 2010 एंड। सो करीब 2.5 साल मैंने काम किया था वहाँ पे। कॉर्पोरेट आपने छोड़ा कब कॉर्पोरेट मैंने छोड़ा है 2013 में। एंड रीजन? रीज़न यार एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा, तो खुद का कुछ ट्राई करना था। एंड तो ज्यादातर आपने क्या प्रोफाइल्स हैंडल की व्हेन यू वर इन कॉर्पोरेट? फाइनेंस स्ट्रेटजी। तो ओके। हम लोग ना प्रोजेक्ट्स बिड करते थे। ये बड़े बड़े आप ये प्रोजेक्ट्स देखते हो, रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनके लिए आप बिडिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ढूंढते हो जिससे आप क्वालिफाई हो जाओ। तो दैट इज़ द इनिशियल स्टेज। उसके बाद आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट्स को हैंडल करते हो कि भाई कोई ट्रैफिक स्टडी कर रहा है ना, कोई अपनी टेक्निकल स्टडी कर रहा है। सो ये सारी स्टडीज़ करके फिर एक प्रॉपर बिड सबमिट करना। सो दैट वाज माय जॉब बेसिकली। स्मार्ट स्टफ। देखिए, मुझे फाइनेंस बहुत इजीली या बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आता है, तो मेरे लिए जो भी इंसान को फाइनेंस की बहुत समझ होती है तो मुझे लगता है वाह यार वो बंदा महान है। और इनके चैनल पर तो इतनी हेल्पफुल वीडियोस हैं और आसान भाषा में आप चीज़ें समझाते हैं, इसलिए आई थॉट आई रियली वांट टू हैव यू। और आगे वैसे भी अब बजट आ रहा है तो ये कॉन्वर्जेशंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, कितना टैक्स, ये बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस होंगी। तो वो कॉन्वर्जेशंस होने से पहले बेसिक्स क्लियर हो जाने चाहिए, तो इसीलिए वी थॉट वील हैव मुकुल हियर। But before I discuss any complicated or any technical financial stuff, I really want to talk about this generation. देखिए, आपने मल्टीपल डेकेड्स में फाइनेंस के ऊपर काम किया है। मैं एक मिलेनियल हूँ, लेकिन अब जो जनरेशन है जिसका बोलबाला है हर जगह, जेन जी, हम्म आई एम श्योर उनसे भी आप डील करते हैं, उनके साथ भी हम्म आपका राब्ता है।
क्या पैटर्न आप अलग देख रहे हैं जेंजी में व्हेन इट हम्म, कम्स टू देम हैंडलिंग फाइनेंस? हाँ 2-3 पैटर्न्स हैं, इनफैक्ट मैं आपसे 2-3 डेटा भी शेयर कर सकता हूँ। तो एक पैटर्न तो ये है कि देखिए, मैं जेनजी को तो ब्लेम नहीं कर सकता, हमारी इकोनॉमी अब राइज कर रही है। तो एक जो पुरानी जनरेशन थी, मेरे पेरेंट्स की भी जो जनरेशन थी, उन्होंने घर बना दिया, आज गाड़ी है, ठीक है? तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए फाइट नहीं करना पड़ रहा है करंट जनरेशन को, राइट? तो उनके पास जैसे ही पैसा आता है, तो लोग सोचते हैं कि यार कोई क्यों ना खर्च करूँ, है ना? सो वो दे बाई स्टफ, आजकल स्नीकर्स खरीद रहे हैं, लग्जरी बैग्स खरीद रहे हैं, शार्क टैंक में भी इस तरीके के बड़े सारे स्टार्टअप्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, नया-नया फूड ट्राई कर रहे हैं, राइट? नए-नए फूड आइटम्स ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं, एफएमसीजी, आजकल नई-नई ब्रांड्स बन रही हैं। अदरवाइज़ हमारे जनरेशन में या उससे पहले वाली जनरेशन में बहुत पिकी थे लोग ब्रांड्स को लेके, कि अगर यही वाला साबुन यूज़ करना है तो वही चल रहा है पूरी जनरेशन तक, है ना? आजकल लोग हर बार नया शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मैंने पैटर्न देखा है कि एक तो कंजम्पशन बढ़ गई है एंड पीपल आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, नंबर 1, व्हिच इज़ नॉट सो बैड। बट एज़ लॉन्ग एज़ अगर हम सेव कर लें, तो सेविंग शायद उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। वो मेरे ख़्याल से एक पेन पॉइंट है। तो वो सेविंग अगर ज़्यादा करें, और दूसरी तरफ एक थोड़ा-सा क्विक मनी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? उसका मैं आपको डेटा बता सकता हूँ। क्विक मनी, अगर आप सेबी का डेटा देखेंगे लेटेस्ट, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो अब स्टॉक मार्केट अगर आप आइडियली देखें, तो वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टूल है। उसमें अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में चले जाते हैं, एफ एंड ओ में चले जाते हैं, तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, तो इंट्राडे में 70% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, एफ एंड ओ में 93% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। मजे की बात, उसमें से अराउंड 45% के आसपास ऑन एन एवरेज ये लेस देन 30 ईयर्स हैं, जेंजी हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम, और ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर हम इसको कंपेयर करें 2018-19 से, तो ये जो परसेंटेज होती थी, ये 15 से 20% ही होती थी। अब ये परसेंटेज डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 3 गुना हो गई है ऑलमोस्ट। सो ये थोड़ा वरीसम है मेरे लिए। तो ये पैटर्न जो बन रहा है एक जेनज़ी का, ये आइडियली नहीं बनना चाहिए। बट डू यू थिंक उनका रिस्क एपेटाइट भी इसीलिए ज्यादा बिकॉज बेसिक्स आर कवर्ड? घर गाड़ी ये सब है तो नाउ दे कैन अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क, तो शायद इसलिए भी वो हुँ। रिस्क वाला बिहेवियर जो है वो देखने को मिल रहा है। नहीं, बट देखिए, एक तो होता है रिस्क लेना और एक होता है रिस्क समझना। आई थिंक रिस्क समझे बिना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो प्योर रिस्क है ना? वो बेवकूफ़ी है देन। हाँ, वो फिर थोड़ी-सी बेवकूफ़ी की तरफ जाते हैं हम, लेकिन अगर हम उस रिस्क को समझ के प्रॉपर एनालाइज़ करें चीज़ों को, उसके बाद अगर हम इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक ना बुक को कोट करना चाहूँगा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ठीक है? डैनियल kahneman ने ये किताब लिखी थी, बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ना ज़रूर अगर नहीं पढ़ी है तो। उसमें वो बोलते हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का मतलब है कि कुछ डिसीजंस हमें फास्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, जहाँ हमारा ज़्यादा रिस्क नहीं है। जहाँ भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, वहाँ हमें डिसीजन थोड़ा स्लो लेना चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे कि कि शादी करने से पहले स्लोली हाँ, सी। बिल्कुल, बिल्कुल। शादी करने से पहले आदमी कितना सोचता है ना? घर लेने से पहले भी आदमी आजकल बहुत सोचता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम इतनी जल्दी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या जल्दी है? फिर म्यूचुअल फंड्स में भी अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी एक और मैंने डेटा पढ़ा था कि जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी पैसा निकाल रहे हैं, 1 साल के अंदर-अंदर एसआईपी बंद कर रहे हैं। सो व्हिच इज़ आल्सो वरीसम, क्योंकि ये जो टूल्स हैं, ये मिनिमम 3 साल के लिए हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 3 साल से कम पे सोचो ही मत। अगर मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि यार अगर 90% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग में, देन आई शुड नॉट बी डूइंग इट। भले ही मेरे पास टूल्स हैं, मैं एक्स्ट्रा रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तब भी नहीं घुसना चाहता हूँ, क्योंकि ऑड्स इतने अगेंस्ट है मेरे लिए। पैसा बना कौन रहा है? पैसा बना रहे हैं जो लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग अपनी प्रोप्राइटरी डेस्क बनाते हैं, है ना? यानी कि खाली जो प्रोफेशनल्स हैं, टीम्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग पैसा बना रहे हैं, और हम लूज़ करके उनको पैसा दे रहे हैं। राइट। या तो आप कह रहे हैं कि देखिए लंबी गेम जरूर खेलनी चाहिए। तो अब थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाएं, स्पेशली जो यंग ऑडियंस है या फिर जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऑफ कोर्स इट्स द हुँ। बेसिक। तो वो अगर आप हमें क्विकली बता पाएं। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना बहुत ही सिंपल है। हम लोग 8वीं 9वीं में आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, तो राइट। वही है। लेकिन जब हम उसको 25 साल 30 साल में उसका जब मैग्नीट्यूड देखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये महीना सेव करता रहे और उसको इन्वेस्ट करता रहे, और मान लीजिए वो 15% से अपने पैसे को कंपाउंड करता रहता है,
तो और वो 35 ईयर्स तक, मान लीजिए 25 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया और 35 ईयर्स तक वो उसको इन्वेस्ट करता रहा और कंपाउंड करता रहा अपनी वेल्थ को, तो वो पैसा आपका बन जाएगा करीब 15 करोड़। दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब इसके अंदर दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से, एक तो चलिए आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो है ही, वो तो आप जितना सेव करेंगे उतना ही बेटर है। लेकिन इसके अंदर आप जितना जल्दी करेंगे, उसके अंदर तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाना ना। तो जितना जल्दी करेंगे, आप हो सकता है छोटी मोटी गलतियां करें, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका सीधे ऊपर जाता है, रेज टू द पावर n होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो आपको सीधे एक्सपोनेंट में मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो हम मैग्नीट्यूड देखते हैं इसका, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। जेंजी की बात करते हुए हमने सेविंग्स की भी बात की थी कि आपने कहा सेविंग करना ज़रूरी है। एक और अब बेसिक सवाल जो अक्सर मुझे बहुत सारे यंग जो लोग मिलते हैं वो पूछते हैं, एंड आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दैट सिंस यू डील विद फाइनेंसेस, हाउ टू सेव। हम्म। सुनने में बड़ा ही सरल हम्म। सवाल है, लेकिन हम्म। बड़ा ही पेचीदा हो जाता है जब आप इसे हम्म। एक्चुअली अप्लाई करना होता है आपको। एंड हम्म। प्लीज कीप इन माइंड देयर एज। मतलब हम्म। ऑफ कोर्स आई थिंक हमारी एज ग्रुप में, आई डोंट नो योर एज दो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एक सर्टेन एज के बाद आपको पता लगता है कि कैसे आप सेविंग करनी है, कितना मेरा बजट है, कैसे चलना हम्म। है। बट आई थिंक एट अ यंग एज हम्म। सेविंग कैसे करें ये हम्म। सवाल का आंसर भी नहीं पता होता और करना भी नहीं आता होता। तो हाउ कैन दे सेव मनी? अच्छा, इसका ना इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऐसा है कि हर कोई स्ट्रगल करता है। जब मैंने अर्न करना शुरू किया था, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ सोची कि यार क्यों ना मैं सेव पहले करूं और मैं स्पेंड बाद में करूं। और उसमें मैंने क्या किया, ऑटो पे लगा दिया अपना। मैंने 2 अकाउंट रखे सेविंग्स के, और एक में ना ऑटो पे लगा दिया। हर महीने मेरे मिनिमम 20% दूसरे अकाउंट में चले जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। और ये जो बाकी का मेरा पैसा बचा ना, मैं सिर्फ यही खर्च करूंगा। ठीक है, उसी के अंदर मेरे को सारी प्लानिंग करनी है। चाहे वो मेरे को अपने कोई गैजेट खरीदना है, कोई वेकेशन प्लान करनी है। धीरे धीरे जब आपको लगता है कि यार अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी बढ़ रही है ना, तो मैं इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ। वो जो मैंने ऑटो पे लगाया है दूसरे अकाउंट के अंदर, मैं उस 20 को 25 कर देता हूँ। मान लीजिए भाई 2 साल में 3 साल में आप कंफर्टेबल हो गए, है ना, थोड़ी आपकी सेविंग्स का बैंक भी बन गया। अब आपको लग रहा है मेरी थोड़ी सैलरी भी बढ़ गई, तो मैं शायद सेविंग भी ज़्यादा कर सकता हूँ, खर्चे मैंने उतने नहीं बढ़ाए हैं। तो आप ये ऑटो पे का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा अच्छा काम करता है। एक सेपरेट सेविंग अकाउंट बना लो, वहां पे ऑटोमेटिकली जो पैसा जाता जाएगा ना, वो सेविंग में जाएगा, और उसी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो। आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, वहां से जाके खोल लो, वहां से पैसा ट्रांसफर करो, उसको एकदम सेपरेटली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही ट्रीट करो। जो मैंने वीडियो बनाई थी घर के ऊपर, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सेविंग हम्म। वाले में बाय द वे यही, हम्म। बिकॉज आई आल्सो डिड द सेम थिंग, आई हैड अच्छा। 2 अकाउंट्स। ओके। और उसी में मैं एक बार, आपने तो ऑटो पे वाला किया होता, मेरा ऑटो पे वाला नहीं था, हम्म। मैंने एक बजट बना रखा था, उस बजट के अलावा जो होता था हम्म। उसमें डालता रहता था। एंड हम्म। उस दूसरे वाले अकाउंट का एटीएम लेकर कहीं नहीं जाता था मैं, कि ताकि मैं हम्म। उसको यूज भी ना कर पाऊँ। तो आई थिंक अगेन, नाउ यू हर्ड इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट, तो आप एक वो चीज़ जो है वो फॉलो करें, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैसे सेव कर लिए, आपने कहा हम्म। कि आप उसे डीमैट में इन्वेस्ट करें, अलग अलग चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म। अब मेरे लिए क्या सूटेबल है? मतलब मैं स्टॉक मार्केट में हम्म। इन्वेस्ट करूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, ये कैसे पता लगाऊं कि मेरे लिए सूटेबल क्या है? देखिए, इसमें ना डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, और एक्सपर्टीज कितनी है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी एक्सपर्टीज लगेगी, या फिर आप एक्सपर्टीज को हायर करेंगे, राइट, या तो आप कोई रिसर्च एनालिस्ट, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करेंगे। तो अगर आपके पास स्टडी करने के लिए स्टॉक्स या फिर रिसर्च करने के लिए थोड़ा टाइम है और साथ में थोड़े से स्किल सेट हैं, तो आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं डायरेक्टली, वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा रिटर्न ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही न्यूबी हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए। म्यूचुअल फंड्स में आपको सीधा सीधा पैसा डाल देना है, जो आपने ये सेविंग अकाउंट बना रखा है सेपरेटली, वहाँ से आप उसको भी ऑटो पे लगा दीजिए, अपनी एसआईपी चलाइए, है ना। लेकिन इसमें वही जो मैंने पहले कहा ना, कि वो जो डेटा है वो मुझे थोड़ा सा खतरनाक लगता है, कि लोग ना बंद कर देते हैं। हल्के से भी म्यूचुअल फंड्स डाउन होते हैं, स्टॉक्स डाउन होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार बाहर निकल जाओ यहाँ से। ये जो क्योंकि लॉस वो एड जब आती है उसके लास्ट में वो बंदा बोलता है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। हाँ, वो मतलब बड़ी बड़ी तेज बोलता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली। अब क्योंकि वो मार्केट रिस्क वाली बात आ जाती है, आई हम्म। थिंक लोग जब मार्केट को डाउन जाते देखते हैं तो वहां से भय आ जाता है। हाँ, एक्चुअली ये रिसर्च है। एक्चुअली ना हम लोग ना जब लॉस होता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, प्रॉफिट पे हम आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली हम ह्यूमंस ऐसे बने हुए हैं। तो वी विल हैव टू ट्रेन अवर सेल्स। इसी को हम बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, जो ये डैनियल kahneman और ये काफ़ी सारे ऑथर्स हुए हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं।
ठीक है, इन लोगों ने स्टडी ही इसके ऊपर करा है कि ये जो हमें डिसीजंस हम इतना इम्पल्सिव ले रहे हैं, ये नहीं लेने चाहिए। थिंक केयरफुली, आप आराम से, इसको पेशेंस का गेम है, लंबा गेम है, आप उसको चलाइए। तो आपने बात की कि अगर आप न्यूबी हैं तो म्यूचुअल फंड के लिए जाइए, और अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम है, स्टडी करने का टाइम है और स्किल्स हैं, तो स्टॉक्स की ओर जाइए। स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्टॉक मार्केट भी हर किसी के लिए है? नहीं, स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, और किसके किसके लिए नहीं है? चलिए ये बात हाँ, करें, हु शुड एब्सोल्युटली स्टे अवे? जिसका भी रिस्क एपेटाइट नहीं है, नंबर वन, और जो उस रिस्क को समझ के इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ब्लाइंडली रिस्क लेना इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क लेना एक चीज है, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए सीधे पहाड़ से कूद जाएं, वो तो रिस्क ले लिया आपने, है ना, लेकिन आपको पता है ना मरोगे। लेकिन अगर आप उस रिस्क को समझ के पैराशूट लेके कूदोगे, तो आपको पता है कि मैं पहुंच तो जाऊंगा सही सलामत, है ना। सो बेसिकली आपको वो पैराशूट चाहिए लाइफ, व्हिच इज व्हाट? विच इज एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर वो एक्सपर्टीज आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। सो दैट इज योर पैराशूट। तो उसको आप कंट्रोल करके सही जगह पे उतर सकते हो। वुड यू से कि स्टार्ट स्मॉल? अगर आप स्टॉक्स में स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग नॉलेज, बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो आप यही कहे, दैट वुड बी योर एडवाइस कि स्टार्ट स्मॉल एंड एब्सोल्युटली, स्टार्ट स्मॉल तो इज अ गिवन। आप ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा डालेंगे तो देखिए, ठोकर तो ज़रूर लगेगी ही लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमने भी शुरू की थी, मैंने आई थिंक 2004-5 में स्टार्ट करी थी अपनी इन्वेस्टिंग, तो स्टार्टिंग में गलतियां बहुत सारी करी हैं। कभी पेनी स्टॉक्स में पैसा डाल दिया, न्यूज़पेपर में आया किसी कंपनी के बारे में, उसके बारे में पढ़ा, अच्छा एक बड़ा इन्वेस्टर डाल रहा है, मैं भी पैसा डाल देता हूँ, ब्लाइंडली उसको मैं शैडो कर लूंगा। बट मैंने उस कंपनी का देखा ही नहीं कि इतना ज़्यादा डेट है उसके ऊपर, दूसरी कंपनी का ध्यान ही नहीं दिया कि इतना छोटा स्टॉक है, उसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, मैं कल को बेचने जाऊंगा, खरीदार ही नहीं है उसका कोई। तो जब तक मुझे ये सब चीज़ें बारीकियां पता नहीं होंगी, रेड फ्लैग्स कहाँ जनरेट होते हैं, कोई शेयर होल्डर अपने सारे स्टॉक्स प्लेज करके बैठा हुआ है और आपको लग रहा है कि अच्छा स्टॉक प्राइस बढ़ गया इसीलिए खरीद लेता हूँ, किसी और वजह से बढ़ा हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब तक आप ये बारीकियां समझेंगे नहीं, आप फाइनेंशियल समझेंगे नहीं, अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको खुद से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आप एक्सपर्टीज लीजिए किसी की। 3 चीज़ें जो किसी भी स्टॉक के बारे में सबसे पहले जाननी ज़रूरी है। जैसे अब कोई भी हम्म, मरीज़ आता है तो फर्स्ट एड में पहली 3 चीज़ें होती हैं जैसे, वैसे ही अगर पहली 3 चीज़ें किसी भी स्टॉक के बारे में जाननी, परखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगी या टॉप प्रायोरिटी पे, आई एम श्योर देयर आर हम्म, 10 अदर थिंग्स जो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन टॉप हम्म। 3 तो मतलब अगर वहाँ पर रेड फ्लैग दिख जाता है फिर तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसी वो कौन से 3 पॉइंट्स होंगे जो सबसे पहले आप चेक करते हैं? देखिए, आप खाली रेड फ्लैग्स मेरे से पूछ रहे हैं या मेरे को टॉप 3 चीजें क्या देखनी चाहिए स्टॉक्स में, ये पूछ रहे हैं? टॉप 3 चीज़ें क्या देखनी चाहिए, और हाँ। अगर उन 3 चीज़ों में मुझे रेड फ्लैग दिख जाता तो छोड़ देनी चाहिए? सो अगर मैं टॉप 3 ही मेरे को पिक करनी है, तो देखिए, पहला हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग। अगर मैनेजमेंट का पास्ट में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए। ठीक है, किसी भी तरीके का उन्होंने कोई भी झोल झाल किया है, आप सिंपली गूगल में जाके टाइप कर लीजिए उनकी मैनेजमेंट के बारे Which में, is उनके CEO, their सीईओ, CFO, प्रोमोटर, सीएफओ, promoters. उनके खिलाफ कोई किसी भी टाइप का एक्शन तो नहीं है, सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड कभी नहीं हुआ है, या फिर इनफैक्ट कोई टैक्स की चोरी, कोई इस टाइप की अगर चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इस टाइप के हम अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक्स। Perfect. नंबर वन। नंबर टू, ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स, आप करंट स्टडी करोगे, वो कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कैसी दिखा रही है, वो आपको मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी भी दिखाता है। पहले तो हम एथिक्स की बात कर रहे थे, राइट, अब हम कैपेबिलिटी की, वो करंट परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, तो वो बहुत जानना मेरे लिए ज़रूरी है। और तीसरा मुझे अगर पिक करना है तो वो होगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब वो इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है और उसके अंदर वो कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, बट इसमें टाइम लगता है, समय लगता है, और हमें समझने के लिए भी थोड़ी सी ट्रेनिंग लगती है। राइट। मेरी जो ऑडियंस है वो जानती है कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक्स वगैरह की नॉलेज कम है, तो मेरे लिए हमेशा प्रॉपर्टी एक एक इन्वेस्टमेंट हम्म, रही है। एंड आई नो लॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर से कि अरे यार प्रॉपर्टी से हट के भी और चीज़ें देखो या फिर ट्राई हम्म, करो। हम्म, बट वो लोग जिनकी ऑब्सेशन है हम्म, प्रॉपर्टी के साथ, that's me, तो हाँ, वो लोगों के लिए अब एक पॉइंट विच इज बाइंग हम्म, वर्सेस रेंटिंग। हम्म, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना शायद हम्म, पहला घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम्म, इस वक्त मान लीजिए 25 साल के हैं, हम्म, पहला पहला घर लेना चाहते हैं अपना खुद हम्म। का, तो उनके लिए बाइंग वर्सेस रेंटिंग कहाँ स्टैंड करती है, एंड विच आर द पैरामीटर्स दे शुड रियली लुक फॉर? देखिए, ये ना डिबेट चली आ रही है और चलती रहेगी।
कि Sorry, I'll have बाइंग। to cut you. हाँ One हाँ thing, हाँ by the way, I had interviewed him for NDTV, हाँ and मैं अक्सर आपकी बात को कोट करता हूँ. हमारी कुछ तो डिस्कशन हुई थी. I don't know off camera हुई थी, on camera हुई थी, which was really good. I don't know if you were gonna make that point here or not, but हाँ I'll make it anyway. हाँ Which is कि कोई पहले घर की कोई बात हो रही थी, और मैंने कुछ तो ऐसा सवाल पूछा, एंड यू सेड कि द काइंड ऑफ पीस इट विल ब्रिंग यू, हाँ। एंड वहां से आप ग्रो करेंगे अपने करियर में भी. सो हम्म इन अ वे, if you're buying, if you're putting a lot of your capital into a हम्म house, in a way you're investing. ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम्म आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको बेहतर, आप काम हम्म। में बेहतर करेंगे, या फिर वो घर आपको आपका काम एक्सपैंड करने में मदद करेगा. करेक्ट। एंड आई ऑफन कोट दिस एंड आई से, ओ आई मेट हाँ, फाइनेंस यूट्यूबर एंड ही हैड सेड दिस, एंड दिस इज हम्म। अ वेरी गुड मैं पॉइंट. कोट करने वाला था इसको, आई एम बट सो सॉरी आई नहीं डिड इट, नहीं बट नहीं, अच्छा है कि आपको ये याद है बात। मुझे इसलिए, वही मैं इसलिए बताना चाह रहा था, हाँ बिकॉज़ मैं किसी से भी मिलता हूँ और जब भी ये कोई हाँ बात होती है, हम्म क्योंकि मैंने अपना पहला घर बहुत पहले ले लिया था, और वही हम्म मेरा लॉजिक यही था कि मेरा एक्चुअली फादर ने बोला कि अरे ले 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 ले, और हम्म मेरे को भी आई थिंक यही चीज़ समझ आती है. फिर एक से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा, ऐसा मैं करता रहा और यही कर रहा हूँ. हम्म बट जब भी मुझे कोई सवाल पूछता है, स्पेशली यंग वन, तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि यार अगर आपका बहुत मन है ना, देन हम्म। आई कोट है, मैंने बोला यार वो उससे रियली एक जो है आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, व्हिच ऑफ कोर्स इज हाँ, गुड. तो इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। एक तो होता है हम घर के लिए खरीद रहे हैं उसको, और दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के तो लिए जो आपने कहा ना कि एक खरीदा, एक से दूसरा, दूसरे से वो तीसरा, गलत है. तो वो गलत है या सही है वो तो कोई भी अपने आप डिसाइड करे। बट मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो आप बाकी के इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको आप फाइनेंशियल डिसीजन मान रहे हो, तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे इन्वेस्टमेंट से, है ना? राइट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट में फिर कैलकुलेशन आ जाती है कि यार कितना रिटर्न बन रहा है। तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न बनता है वो 7-8% के आसपास बनता है, अराउंड एफडी या एफडी से थोड़ा-सा ज़्यादा रियल एस्टेट में, है ना? उसका बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 5-6% को आके आपके कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाते हैं, और 2-3% का आपको रेंट आ जाता है। तो इतना आपको रिटर्न बनता है रियल एस्टेट में। Which is as good as a हाँ, fixed deposit. Sorry, I'll एफडी। go back to हाँ। that example. 25 साल का इंसान, हुँ। पहला घर, बाइंग वर्सेस रेंटिंग, तो वही आप रीजन देंगे कि देखिए, मैं छत वाला अब मैं रीजन. बताता हूँ कि 25 साल के बंदे को ही घर खरीदना चाहिए या नहीं, ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर उसका इनकम सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली वो कर सकता है ना? लेकिन अगर उसके पैसे इतने बच ही नहीं रहे हैं, तो उसे घर शायद उस मोमेंट पे नहीं खरीदना चाहिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि पहले करियर पे आप फ़ोकस करो ना। जब आप 25-26 साल के हो, तो आप एक स्टेबिलिटी चाहोगे कि मेरी एक अच्छी इनकम बने, और हो सकता है आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए। आज आप दिल्ली में काम कर रहे हो, कल को आप हो सकता है बैंगलोर चले जाओ। फिर उस घर का क्या करोगे? उस घर को किसी को रेंट पे दोगे, है ना? फिर तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर वो घर नहीं रहा, है ना? तो ये जो घर की बात मैं करता हूँ, घर उस टाइम पे खरीदना चाहिए जब आप थोड़ा-सा रीज़नेबली ये विचार बना चुके हो कि अब मुझे यहीं रहना है अगले 10 साल, 15 साल। देन इट मेक्स मोर सेंस। तो अगर पैरामीटर्स की बात करें हुँ, जिसे उन्हें ध्यान देना चाहिए, वो ये कि क्या सरप्लस बच रहा है या नहीं करेक्ट। ज्यादा, हुँ, और सेकंड कि क्या यही मेरी परमानेंसी है, मतलब क्या हुँ। यही जगह पर मैं रहने वाला हूँ. ये दो बड़े पैरामीटर्स होंगे जो हाँ, किसी और को भी तीसरा देखने एक और चाहिए. पैरामीटर ये भी है कि बाई चांस मान लीजिए, देखिए अब हर बंदा 25 साल का तो नहीं है। कोई 35 का भी है, कोई 40 का भी है, 45 का भी है। उस एज ग्रुप में जब आदमी आ जाता है, तो उसका थॉट प्रोसेस होता है कि यार मेरे सर पे एक छत तो होनी चाहिए, व्हिच विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। तो उस पीस ऑफ माइंड से क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। तो मैं जनरली इसको बोलता हूँ एक इकोनॉमिक एसेट है, रादर देन अ फाइनेंशियल एसेट। इकोनॉमिक एसेट ऐसे है कि आपको वो इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ों में मदद कर रहा है। आपको वो पीस ऑफ माइंड है कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो है, यू कैन टेक स्लाइटली मोर रिस्क्स इन लाइफ, राइट? कुछ नहीं होगा तो, और मैं मेरी जॉब भी चली गई तो मैं अपने घर में चला जाऊँगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, ये आपको थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग आपकी बढ़ाता है फ्यूचर में। तो दैट इज़ व्हाई आई से कि यार एक घर तो होना चाहिए, चाहे वो आप छोटा खरीदिए, आउटस्कर्ट्स में खरीदिए, जहाँ मर्जी खरीदिए, बट एक घर रख लेना चाहिए। उसके बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रियल एस्टेट अच्छी है, बुरी है, वो मैटर करता है कि आप किस जगह खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करोगे, आप वेरियस पैरामीटर्स यू विल स्टडी, राइट? तो वो तो इन्वेस्टिंग को आप सेपरेटली लीजिए, लेकिन जो पहला घर है, उसको आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, उसको आप घर की तरह ही लीजिए, दैट्स ऑल। क्या अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है एक घर के हुँ, बाद, क्या उसे कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं हुँ। उसे कंसिडर करना चाहिए? बेशक करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कमर्शियल में रिस्क भी ज़्यादा होता है, हम्म. ठीक है? कमर्शियल में रिस्क ऐसा होता है कि हो सकता है आपको टेनेंट ही ना मिले 5-5 साल तक। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हिल सकती हैं। तो उसमें आपको देखिए, जहाँ पे भी थोड़ा-सा रिस्क एलिमेंट आता है ना,
वहीं पे आपकी स्टडी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे स्टॉक्स के अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, आपकी स्टडी ज़्यादा होनी चाहिए। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में भी अगर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो आपकी स्टडी ज़्यादा होनी चाहिए कि आसपास कैचमेंट एरिया कैसा है। वहाँ पे अगर आप रिटेल कोई शॉप खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे एक गैम्बल है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होगी, फुटफॉल्स कैसे आ रहे हैं। ऑफिस स्पेस अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, वेदर इट्स अ लॉकेबल स्पेस, किस टाइप का टेनेंट आएगा, क्या बड़ी कंपनी में ये फ्लोर स्पेस जाएगी, क्या मेरे को एक छोटा सा पोर्शन मिल रहा है उसके अंदर। तो देर आर सो मेनी पैरामीटर्स दैट यू हैव टू कंसिडर। सो वहाँ स्टडी लेवल आपका बढ़ना चाहिए और आपको कौन सा कंफर्टेबल जोन लग रहा है। आप रिटेल में जाना चाहोगे, आप एक ऑफिस स्पेस में जाना चाहोगे। अगर एक शुरुआत कर रहा है बंदा तो उसे एक कॉमन स्पेस में नहीं लेना चाहिए, है ना। मतलब दैट इज माय एडवाइस कि यार आप अगर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे एक इंडिविजुअल स्पेस को, वो आप किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे कि जब एक बड़ी फ्लोर प्लेट जाएगी रेंट पे तभी आपका भी प्रॉपर्टी जाएगी। सो ये सारे आपको जो पैरामीटर्स हैं स्टडी करने बहुत ज़रूरी हैं कमर्शियल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव दिया अबाउट कमर्शियल। और मैं भी वही मानता हूँ कि जब भी लोग बोलते हैं अरे कमर्शियल में बहुत पैसा है, रिस्क उतना ज़्यादा है, बिकॉज मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं। एक जगह थी जो मुझे बहुत पसंद थी, एंड देन वो जगह पर वो एक्चुअली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन उसके पास ही कोई और बहुत पॉपुलर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड देन वो जो जगह है वो ठप हो गई एक तरह से। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और वहाँ ऐसे। लोग नहीं फिर बाद में खरीदते, आप करेक्ट। निकाल नहीं पाते रेंट, ऑफ कोर्स वहाँ कोई मिलेगा नहीं क्योंकि अब दैट इज ठप। या सो उसमें वो वाला एक फैक्टर, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट दिल्ली एनसीआर में भरे पड़े हैं ऐसे कमर्शियल हाँ, लोकेशंस। ऐसा एक मॉल होगा यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं चल रहा होगा, दूसरा उसके एकदम बगल में बहुत ज्यादा चल रहा होगा। सो मेनी एग्जांपल्स। एंड वो जो चल रहा है आज, वो भी अगर अगले साल कोई उससे भी बड़ा मॉल आ गया, देन वो भी चला जाएगा। हो सकता है, बेशक हो सकता है, दैट्स, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स वो रिस्क है, मतलब यू शुड नो दोज रिस्क्स। प्रॉपर्टी की बात कर ही रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, अब उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो लगता है, तो क्या परसेंटेज अभी चल रही है? अब 12.5% आ रही है, जो नया आया था रूल लास्ट ईयर जब बजट आया था। लेकिन उसके पहले होता था 20%, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर काफी बवाल हुआ, तो फिर उसमें क्या किया, अब ऑप्शन दे दिया है। पर इंफ्लेशन वाला भी पॉइंट था ना this- करेक्ट, उसमें क्या होता था, जो हम पहले जो होता था 20% का, उसके अंदर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। मीनिंग, मान लीजिए ओवरऑल जो वैल्यूज बढ़ी हैं, जो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बढ़ी है प्रॉपर्टी की, उसको इंक्लूड करके आप अपनी कॉस्ट बना देते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है, मान लीजिए आपने खरीदी थी 15 साल पहले 25 लाख की प्रॉपर्टी, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से मान लीजिए आज 35 लाख की हो गई, लेकिन आपने उसको बेचा 40 लाख में, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 15 लाख पे नहीं लगेगा, आपका लगेगा खाली 5 लाख। सो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था पहले। अब वो इंडेक्सेशन बेनिफिट नए वाले रेजीम के अंदर खत्म हो गया। मैं ये न्यू रेजीम, उससे कंफ्यूज ना करें लोग कि जो इनकम टैक्स वाली है, ये न्यू रेजीम कैपिटल गेन्स वाली है, ठीक है। तो ये अगर हम कैपिटल गेन्स वाली न्यू रेजीम में जाते हैं तो उसमें हमारा 12.5% ही होता है विदाउट एनी इंडेक्सेशन। विदाउट हाउस में इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट कैन वन चूज कि 20% और इंडेक्सेशन एंड देन दूसरी तरफ 12.5, दोनों में से कुछ? अब हमारे पास चॉइस है, तो जहां भी हमारा कम टैक्स बनता है हम उसको चूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी जैसी बजट में देखते हैं कोई बदलाव आता है या नहीं आता है। करेक्ट। अब लोगों को लगता है कि जैसे प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वैसे ही गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले तो क्या वो सही है? देखिए, सेफ्टी की बात आती है तो हाँ, सेफ है, सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा है स्टॉक से। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो सेफ्टी तो डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि इतने सालों से, हजारों सालों से लोग खरीद रहे हैं। एंड दे से कि गोल्ड का प्राइस तो हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है। लॉन्ग टर्म डेटा तो ऐसा बताता है, पर शॉर्ट टर्म में गिरता भी है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो हमेशा ही रहेगी, हर इन्वेस्टमेंट में रहेगी। शॉर्ट टर्म में तो रियल एस्टेट भी गिरता है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो सोचते हैं ना, वो रियल एस्टेट और गोल्ड को सोचते हैं हमेशा बढ़ता है, क्योंकि हम हमेशा लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। वहां पे आप एक साल के अंदर कभी गोल्ड बेचते हो ना, ही एक साल में आसानी से प्रॉपर्टी बेचते हो। इसीलिए हमारा जो हम रिटर्न्स देखते हैं ना, वो हमेशा 5 साल 10 साल के देख रहे हैं, राइट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो अगर हम वही सेम थॉट प्रोसेस म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में लगाएंगे तो आपको वहां पे भी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने चाहिए। तो आपने आंसर हेड टू हेड का भी कंपैरिजन किया होगा विद गोल्ड एंड अदर। कंपेरिजन इस तरीके के बहुत हैं। अगर आप एक रिटर्न्स देखेंगे तो जो गोल्ड के रिटर्न्स आते हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं, इसी रेंज में 7-8% की। लॉन्ग टर्म के बता रहा हूँ ये भी मैं। हाँ, ठीक है, व्हिच इज मच लेसर देन आई थिंक म्यूचुअल। एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड से थोड़े कम ही रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो लॉस होने के चांस भी होते हैं, है ना। तो वहां पे गोल्ड एक हेजिंग का काम करता है। सो गोल्ड इज अ वेरी गुड हेजिंग टूल।
यानी कि अगर आप 5 से 10% अपना पैसा गोल्ड में लगा देते हो और जब ऐसा मोमेंट आता है, मान लीजिए आपके स्टॉक्स में गिरावट आ गई और आपको सडनली पैसा चाहिए, तो आप अपने गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा निकाल सकते हो। लेकिन लोग गोल्ड आसानी से बेचते नहीं है। तो गोल्ड को भी अगर आप इस फॉर्म में रख लो जो आराम से सेल हो सके, विच इज लाइक ईटीएफ में, आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आरबीआई का है। वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वहां पे तो इनफैक्ट आपको ओवर एंड अबव इंटरेस्ट भी देता है आरबीआई। तो वो गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है सिंपली, एंड इट्स अ प्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ओवर एंड अबव आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो उस हिसाब से एसजीबी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो। नो बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड, विच इज बेटर? सी बोथ आर बेटर, वी हैव टू एलोकेट परसेंटेजेस। ठीक है, जैसा हमने कहा, इनफैक्ट ये मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में भी बात करी है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें एक डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच लेके चलना चाहिए। तो गोल्ड में आप 5 से 10% अपना पैसा लगा सकते हो। अब कोई एक यंगस्टर है, मान लीजिए कोई अपने 20 में 25 साल का कोई है बंदा, राइट, तो एक ये रफ रूल होता है 100 - 25, इतना परसेंट आपका इक्विटी एलोकेशन हो सकता है। तो आप 75% पैसा यानी कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लगा सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो गोल्ड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। वी कांट से दैट कि खाली इसी में करना है, खाली उसी में करना है। ये दोनों हेड टू हेड नहीं रख सकते, आप ही बोल रहे हैं। हाँ, जो यंगस्टर्स हैं वो अपना परसेंटेज एलोकेशन इसके अंदर हाई रख सकते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि अभी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। ओके, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द बजट। और अक्सर जैसी बजट आता है तो आई एम श्योर पीपल लाइक यू कीप गेटिंग कॉल्स, बट क्योंकि हम जैसे लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या, स्पेशली जब वो न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। बट बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एज अ फाइनेंस पर्सन? यार देखो, मेरी ना जनरली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कभी भी। सो मैं जब भी बजट ताकि बाद आता में है, दुख ना हो, बुरा ना लगे। पता नहीं, वो शायद डीएनए ही ऐसा है। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि, देखिए एक्सपेक्टेशन, अब एज अ टैक्स पेयर मैं तो चाहूंगा कि मेरा टैक्स कम से कम हो, ठीक है, लेकिन मैं दूसरी टेबल की दूसरी साइड पे कभी रहा नहीं हूँ। मैंने गवर्नमेंट में कभी काम नहीं किया। गवर्नमेंट हैज़ टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, राइट। उनको रेवेन्यू एक्सपेंस देखने हैं कि कहाँ पे मेरे को, कौन से, हमारा जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का, वहाँ पे हमें हेल्प करनी है, ठीक है। उसको भी हम गलत नहीं बता सकते, एंटायरली डिबेट हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को तो चाहिए ना वो पैसा, वो जो बेनिफिट्स देने हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम टैक्स पेयर हैं, हमें बहुत दर्द होता है कि यार हम मे बी 1.5% लोग हैं जो सारा टैक्स भरते हैं, है ना, पूरे इंडिया में। तो और पूरी कंट्री उससे चल रही है। तो एज अ टैक्स पेयर मैं चाहूंगा कम से कम टैक्स हो, बट आई एम नोबडी टू कमेंट कि यार कितना टैक्स होना चाहिए। ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो लोग भी अच्छा खासा, आईआरएस ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मल्टीपल टॉक्स होते हैं। तो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट कि यार ये कितना होना चाहिए। और ये मैं खाली इस गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं, दिस इज एग्नोस्टिक, गवर्नमेंट इज एग्नोस्टिक कमेंट। एक डेटा फटाफट आपको बता देते हैं। 22-23 के हिसाब से सिर्फ 2.24 करोड़ इंडियंस जो है वो टैक्स भरते हैं, विच इज 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन। करेक्ट। तो दैट इज रियली स्टार्टलिंग। और आपको क्या हम्म। लगता है कि क्यों ऐसा है कि इतनी कम परसेंटेज है जो एक्चुअली टैक्स भरती है? नहीं, बहुत सिंपल है इसका लॉजिक ना। देखिए, हमने टैक्स स्लैब्स बना रखे हैं इतने सारे, तो अब मतलब अगर नई रेजीम के हिसाब से देखें तो 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो मैक्सिमम लोग उसी के अंदर फॉल कर जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दोज टैक्स स्लैब्स, और वो गलत भी नहीं है एंटायरली, है ना। अब हम ये कहें कि यार जो बिल्कुल हैंड टू माउथ जिसका घर चल रहा है, उसको आप इस तरीके से टैक्स करोगे तो वो भी एंटायरली ठीक नहीं है। दूसरी तरफ वो जीएसटी में तो पैसा दे ही रहा है, जीएसटी तो सभी के लिए लग रहा है। जब भी कुछ खरीद रहा है, हाँ, तो जब हम भी ऐसा नहीं कह सकते कि टैक्स बिल्कुल ही जीरो दे रहे हैं बाकी के लोग, ऐसा नहीं है कि टैक्स जीरो है। कमिंग बैक टू द एक्सपेक्टेशंस, व्हेन आई सेड एक्सपेक्टेशन आई डिडंट मीन कि मतलब कि क्या क्या होगा, बट सीइंग द पैटर्न पास्ट ईयर, व्हाट डू यू थिंक द काइंड ऑफ चेंजेस दे विल ब्रिंग इन, और द काइंड ऑफ सरप्राइजेस दैट माइट कम, किस किस सेक्टर में वो भी? आई हैव नो क्लू, नो। नो क्लू, ठीक है। ओके, और मतलब मैं इतना एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं करना चाहूँगा कि ला पहले क्या हुआ था अब क्या होगा। आई हैव नो क्लू। गॉट इट। हाँ। टैक्स की बात करते हैं। इस पूरे साल में ये मीम्स में हमने टैक्स 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 बहुत सुना कि हर चीज पर टैक्स लग रहा है। निर्मला सीतारमन इज क्रिटिसाइज्ड एंड देयर आर सो मेनी मीम्स, एंड स्पेशली उसका पीक हुआ जब वो जीएसटी कैरमलाइज पॉपकॉर्न पर लगा। हाँ, तो हाँ। सबसे ज्यादा उसमें वहां आकर लोगों ने ज्यादा ही ऐसा लगा कि यार अब तो अति हो गई है। बट डू यू थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टैक्सेस हियर इन इंडिया इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू
इमर्जिंग इकोनॉमी? या देखो, ये बात है तो सही कि टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन अब कौन सी जगहों पे टैक्सेस कम हैं पहले वो भी देखना होगा हमें, है ना? और साथ में लोग ये भी कहते हैं कि भाई टैक्स हम पे लगा रहे हो तो हमें उसके बदले मिल क्या रहा है? ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मुझे अच्छा समझ में आता है कि उसके बदले हमें मिल क्या रहा है। तो टैक्स ज़्यादा है, डेफिनेटली टैक्स ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास कोई और इनकम भी नहीं है। अब जैसे हम कंपेयर करने लग जाते हैं सडनली दुबई से, वहाँ पे ऑयल है, ठीक है, वहाँ डिक्टेटरशिप है, साथ में डिक्टेटर है, वो मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टीज ओन करता है, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो उसको टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी वैट लगता है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स दुबई में भी है, बहुत छोटी परसेंटेज है, 5% के आसपास है। तो अगर हम ऐसी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन ही गलत है। हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिनको हम सेल करके कुछ अर्न कर रहे हैं, या इतना हैवी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है हमारी। वो धीरे धीरे बन जाएगी, लेकिन वो बनेगी भी कैसे? वो कुछ ना कुछ हम आज टैक्स करके, जब अपनी रोड्स अच्छी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, एयरपोर्ट्स होंगे, तभी बनेगा, है ना? तो आज हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्योंकि बनाना है, तो वो टैक्स है। और ये टैक्स एनीवे मैं गवर्नमेंट के ना फेवर में बोल रहा हूँ ना अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, ये टैक्स ऐसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सडनली आ गया है। ये पहले भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई मिली-जुली सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, जो मर्जी सरकार हो, टैक्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही रहा है। कोई सडनली हिस्टोरिकली बढ़ नहीं गया है टैक्स। अब जो बात करने वाली हैं वो बातें अच्छी हैं, वो ये हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं। मेरे हिसाब से अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले हमें टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है? तो ये एक सोचने वाली बात होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी, और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, कि क्या हम टैक्स पेयर को कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं? और कुछ नहीं तो क्या हम उसको एयरपोर्ट में एक लाइन आगे बढ़ा दें, है ना? इस तरीके के अगर आप थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज सोचें तो टैक्स पेयर को खुशी होगी कि यार मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो क्या कुछ हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं टैक्स पेयर को? तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर कोई ऐसी लाइन लग गई ना कि अगर आप इतने लाख से ज़्यादा टैक्स देते हो तो आपकी लाइन अलग है, तो आई एम श्योर दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बहुत टैक्स भरने वाले, सो दैट दे हैव अ सेपरेट लाइन। देखो, इसमें मेरे हिसाब से ना कुछ गलत बात नहीं है। मैं दुबई गया ना, वहाँ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। हर चीज़ में एक वीआईपी लाइन है, और वीआईपी लाइन एक तो होती है वो बिकॉज़ ऑफ योर पोज़ीशन, कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेज़िडेंट हो, इस वजह से मिल रही है आपको। वहाँ है बिकॉज़ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। और जो दूसरी लाइन में खड़ा है ना, वो कह रहा है ठीक है यार, वो पैसे भी तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, एंड दैट इज़ अवेलेबल टू यू ऑल्सो। वो एक जो दूसरी लाइन है, आप खरीद लो, वो वाला पास खरीद लो। हर चीज़ में एक वीआईपी पास है। आप बुर्ज खलीफा जाओगे, वहाँ पे भी एक वीआईपी पास है। आप किसी और जगह पे किसी पार्क में जाओगे, वहाँ पे भी एक वीआईपी पास है। टैक्स पेयर को इस टाइप के ही कुछ इंसेंटिव्स दे दो, और कुछ नहीं तो। या अगर वो मान लो हॉस्पिटल में कहीं जाता है, उसको कुछ एक बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए, कुछ चीज़ें फ्री मिल जाएँ, है ना? तो ये अच्छे इंसेंटिव्स हैं जिनके बारे में आई थिंक सरकार सोच सकती है। टैक्स सडनली कम होगा, ये तो मुझे लगता नहीं है ऐसा होने वाला है। राइट। और इन्हीं कॉन्वर्जेशन के दौरान कॉन्वर्जेशन हुई प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री एक्चुअली मनमोहन सिंह, क्योंकि ऑफ कोर्स ही पास्ड अवे रिसेंटली, इसीलिए कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोग कंपेयर करने लगे। कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स उन्हें अप्रिशिएट किया कि उनके टाइम पर इस तरीके से, और कुछ लोगों ने उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया। एज अ फाइनेंस पर्सन, हाउ डू यू सी हिम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और जिस तरीके से उन्होंने भारत में चेंज लेकर आए? देखो यार, इसमें है ना, अब मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी देखा था कि सम पर्सन वाज ब्लास्टिंग मनमोहन सिंह एज अच्छा, अ, ब्लास्टिंग। हाँ, एज एन इकोनॉमिस्ट, राइट? तो ये आप रिट्रोस्पेक्टिव में बहुत आसान है किसी के लिए भी करना। अब जैसे वही वाली बात है कि नेहरू की सारी गलतियां थी, है ना, और बीजेपी सब कुछ सही कर रही है। भाई, बीजेपी भी कुछ सही कर रही है, कुछ गलत कर रही है। कांग्रेस ने भी कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा। उसको अगर हम डेटा को स्टडी करें, हम अगर फैक्ट्स पे बात करें ना, तब तो मजा है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज गुड, राइट? अब फैक्ट्स तो ये भी हैं कि 91 में लिबरलाइजेशन हुआ है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह, ठीक है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। तो उनको वो क्रेडिट जाता है, वो चीजें हुई हैं। उसके पहले, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमें तो पता ही नहीं था कि यार वैरायटी होती क्या है। मतलब देयर वाज 1 कार और 2 कार्स, राइट? आप या तो मारुति खरीदते थे या फिर फिएट खरीदते थे, 1 कोल्ड है ड्रिंक, ना? 2 कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स। 1 कोल्ड ड्रिंक, 2 कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो आज जब हम वैरायटी की बात कर रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास चॉइसेस हैं, उसके बाद अब हमारा ये जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, ठीक है? अब वैरायटी ऑफ थॉट्स भी आ रहे हैं, है ना? पहले अब कंजम्पशन के लिए वैरायटी है, तो थॉट्स के लिए भी बहुत वैरायटी But आ on रही a है। scale of 1 to 10, where would you हम्म। put him? For his 91 work, I would put him at 8 or 9 maybe, As an economist? एज एन इकोनॉमिस्ट। बट अब जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पे पॉलिसीज उतनी अच्छी नहीं थी, इतने सारे स्कैम्स हुए हैं उनके टाइम पे।
तब तो हम नहीं रेट कर सकते सेम रेटिंग, है ना। बट 91 के टाइम पे जो उन्होंने लिबरलाइजेशन के लिए स्टेप्स लिए हैं वो बहुत अच्छे थे, मतलब दे वर ड्रामेटिक स्टेप्स। बट डोंट यू थिंक कई बार लोग इसकी भी बात करते हैं कि उस समय पे ऐसी चीजें होनी ही थी क्योंकि द वर्ल्ड वाज ओपनिंग अप, एंड इंडिया में अगर कोई और भी इकोनॉमिस्ट होता तो आपको लगता है तो भी लिबरलाइजेशन होती ही। फॉर एग्जांपल दे से अबाउट राजीव गांधी, computers were on the rise, they were gonna come to India anyway, irrespective who our prime minister was going to be. So do you think that that's also a factor कि पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिस्ट कोई और भी होता तो वो भी शायद अच्छा क्योंकि करता। दुनिया खुल रही थी, बढ़ रही थी चीजें, देखिए ये नो टेक्नोलॉजी बढ़ थोड़ा रही सा थी। टॉप डाउन भी आते हैं डिसीजंस ना। अब जब आप बिल्कुल यू आर एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्सिंग, इकोनॉमी तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी, ठीक है। वो इनफैक्ट ये तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि हमारा तो गोल्ड भी पूरा गिरवी रखा गया था वर्ल्ड बैंक के पास, हमारे पास पैसे नहीं थे, वी वर इन सो मच डेट, राइट। तो वो सब आदमी मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन नरसिम्हा राव को काफ़ी ज़्यादा जाता है इसके लिए श्रेय जो जाता है ना। तो हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर कोई और भी होता, प्राइम मिनिस्टर अगर नरसिम्हा राव थे तो दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर से भी शायद वैसी ही पॉलिसीज करवाते। तो पर देखिए अल्टीमेटली मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वी विल हैव टू गिव सम क्रेडिट टू Of course. Yeah. Now let's talk about crypto. हिम। How much are you invested in cryptocurrency? None. You haven't invested in I crypto? have zero investments Wow. in Never crypto. ever you had? Never ever. Yeah. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो मैं पहले बात कर रहा था ना रिस्क की, तो मुझे एक तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा नज़र आता है जो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है या मेरी एपेटाइट नहीं है। मैं वैसा वाला रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स ज़ीरो रही हैं। मेरे से कोई पूछता है कि क्रिप्टो में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर सिंपल है कि आप करना ही चाहते हो तो उतना पैसा करो जो आप लूज करने के लिए रेडी हो, विच शुड बी लेस देन 5% ऑफ योर नेटवर्क। क्या 3 बड़े रेड फ्लैग्स देखते हैं आप क्रिप्टो करेंसी में जो जिसकी वजह से आप हेजिटेट करते हैं पर्सनली? मैं एक ही रेड फ्लैग बता देता हूँ, वो है अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, जब मैं मान लीजिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो आई कैन से विद सम लेवल ऑफ सर्टेनिटी कि यार क्या होगा, है ना। मे बी 2 साल 3 साल में हर कोई रेवेन्यू प्रोजेक्शंस करता है, एक जीडीपी के हिसाब से अगर जीडीपी इतने पे ग्रो करेगा, इंडस्ट्री इतने पे And ग्रो there's SEBI करेगी। backing it. सेबी बैकिंग इट, इट इज ऑल लीगल। अब देखिए लीगल तो मतलब हाँ, मतलब लीगल इज अ वेरी सब्जेक्टिव लीगल सब्जेक्टिव टर्म है। व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो बिकॉज़ नहीं मैं बताता हूँ उसका भी क्या है कि जो हमने बात करी थी ना कि करेंसी की बैकिंग मिलेगी, वो तो हुआ नहीं है। मैक्सिमम कंट्रीज में तो हुआ नहीं है। एक वो एल सल्वाडोर का हम केस जरूर सुनते हैं। प्लस पूरी ठीक तरह है। से भारत में लीगल भी नहीं हुआ। हाँ, इलीगल नहीं है बट लीगल भी नहीं है, और वैसा नहीं वाला देखिए सीन। अगर हम गवर्नमेंट का स्टैंस देखें तो गवर्नमेंट का स्टैंस टैक्सेशन तो बहुत हैवी कर दिया है डिस्करेज करने के लिए। डिस्करेज करने के लिए। तो वहां पे अगर मेरा प्रॉफिट बनता है तो टैक्स है, लेकिन अगर मैंने लॉस किया तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट भी नहीं होगा। दैट वाज अ बमर फॉर मी। तो मैं तो करना ही नहीं What चाहूंगा is the ना। percentage of tax? I'm forgetting. I think 30% 30% है ना? स्ट्रेट, हाँ, 30%। 30% आप flat. किसी भी स्लैब में हो इनकम में स्ट्रेट 30% टैक्स है, Which is वो भी as good प्रॉफिट as पे। betting अब by the way, उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, Like, तो उसको बैटिंग के लिए ही बैटिंग वाले ब्रैकेट में डाल दिया है। ठीक है, तो उसको वो गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट कर रही है तो मैं भी उसको गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट करूंगा। अब गैम्बल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हु एम आई टू से। some people say those who are interested in crypto is कि ठीक है बाकी coins का फिर भी वो है, but Bitcoin में कर लोगे then you are still better. नो कमेंट्स यार, मतलब मैंने किया नहीं है कभी और मैं किसी को कहूँ हाँ कर लेना चाहिए तो दैट विल नॉट बी फेयर। True, true, true. दैट विल नॉट बी फेयर। True. हाँ, Okay, as we wrap this, अगर आप जाते जाते 3, चलो रामबाण तो एक होता है वैसे, एक रामबाण बता दे लोगों के लिए कि when they are starting their finance journey or they are in their whatever, not even starting, basically एक रामबाण which works when it comes to investing, finance and staying stable. रिस्क समझ के इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। So understand risk would be your रामबाण एब्सोल्युटली। कि इसमें रिस्क है लेकिन आप उसे समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दैट्स अ गुड एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। आपने जितने सरल भाषा में, जैसे मैंने शुरू में कमिट कर ही दिया था कि बहुत सरल भाषा में आप चीज़ें समझाते हैं, सो थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दैट एंड या सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो गए। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके मन में रह गया तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिख भेजें। जाते जाते आप अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, रिस्क समझ के इन्वेस्ट करो, वो तो मैं कहना ही चाहता हूँ। और प्लस इन्वेस्ट करना छोड़ो मत, रेगुलरली करते रहो और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो।
With that, we've come to an end of this podcast. This is Arun Singh signing off.